हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ओएम के मैच द फॉलोइंग जो सेट्स गिवन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ही ट्रू फॉल्स है 81 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे काफी सारा कंटेंट आने वाला है सीएमए से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एफएम, ओएमएसएम, सीएमए फाइनल, एससीएम डीएम से रिलेटेड, और बाकी भी जो हमारी फैकल्टीज है अकाउंट्स लॉ वगैरह की, ऑडिट कंपनी अकाउंट्स वगैरह की, वो भी आपके लिए कंटेंट लेकर आने वाले हैं। कंटेंट का मेरा मतलब है बिट क्वेश्चंस की बुकलेट आने वाली है, सबकी रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज हमने कंडक्ट कर रखी है। फ्री टेस्ट सीरीज है आपके लिए जो कि हमने कंडक्ट कर रखी है, और अभी तक हमने ऑलमोस्ट उस पर 8 से 9 टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पे आई थिंक 7 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, 7 या 8, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे भी हमने 1 या 2 टेस्ट अभी कंडक्ट कर लिए। आगे अभी कॉस्ट एफएम पे कंडक्ट होने बाकी है, ओएमएसएम के बाकी है, एससीएम डीएम के बाकी है। तो बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रिलेवेंट है और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा एक मोटिवेशन बढ़े कि हम आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ट्रू फॉल्स है। ये बुकलेट कौन सी है सर? ये बुकलेट है आईसीएमएआई ने जो बिट क्वेश्चंस बुकलेट इश्यू करी हुई है, वो वाली बुकलेट है। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को बाई चांस वहां से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो, नहीं मिल रही हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रू फॉल्स से, फर्स्ट स्टेटमेंट से। मेरिट रेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सर, मेरिट रेटिंग एक मेथड है जॉब इवेल्युएशन से रिलेटेड। क्या मेरिट रेटिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हेल्प की जाती है? तो आंसर इज नो। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए कहीं ना कहीं मेरिट रेटिंग को यूज किया जाता है, तो ये है फॉल्स। फॉल्स। सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज एज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर डे पर आवर इस तरीके से गिवन होती है। नॉर्मली बात करूं पर डे, तो अगर ड्यूरेशन बढ़ेगा प्रोजेक्ट का, कॉस्ट भी बढ़ेगी। सर, दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड, इन कैरिंग आउट जॉब इवेल्युएशन स्टडीज पॉइंट सिस्टम इज द बेस्ट मेथड। सर बिल्कुल, जब हम थियोरेटिकली जॉब इवेल्युएशन पढ़ते हैं तो हम वहां पे जॉब इवेल्युएशन से रिलेटेड कई मेथड्स डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट सिस्टम जो है दिस इज द बेस्ट मेथड, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पूरा का पूरा एक स्टडी नोट आपका, इज एसेंशियली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ फिनिश गुड्स। क्या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है वो केवल और केवल फिनिश गुड्स के कंट्रोल करता है? सर आंसर इज नो। पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है, पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करता है। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, ए प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज ए डिवाइस ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड द इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज न्यूमेरिकली। सर बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में रेशियो को इंडिकेट करता है कि क्या हम इनपुट रख रहे हैं और उससे हमें क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, इफ द टोटल फ्लोट वैल्यू इज जीरो। हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कि अगर टोटल फ्लोट वैल्यू जीरो है, इट मींस द रिसोर्सेज आर जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द एक्टिविटी विदाउट अ डिले। सर ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपका टोटल फ्लोट जो है जीरो कैलकुलेट होके आता है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, दीज आर जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द एक्टिविटी विदाउट एनी डिले। इट इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट, मेथड स्टडी शुड प्रीसीड वर्क मैनेजमेंट। सर वर्क मेजरमेंट, सर बिल्कुल ठीक है, मेथड स्टडी पहले होती है और उसके बाद वर्क मेजरमेंट आता है। पहले मेथड स्टडी देन वर्क मेजरमेंट। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी
लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हमारी कॉस्ट कम होती है। सर बिल्कुल सही बात है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिलना, कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिलना, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाना। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 9, ए गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ कन्वेयर्स। कहते हैं अच्छा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब हम कन्वेयर्स यूज करें। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक अच्छा हैंडलिंग सिस्टम जनरेट करने के लिए आपको कन्वेयर्स की जरूरत हो, नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन 10th, इट इज ए डिजायरेबल टू कंडक्ट वर्क मेजरमेंट आफ्टर मेथड स्टडी। सर बिल्कुल सेम स्टेटमेंट तो है, जो 7th था वही 10th है कि मेथड स्टडी के बाद वर्क मेजरमेंट आता है, वर्क मेजरमेंट आफ्टर मेथड स्टडी। सर बिल्कुल ठीक है, पहले मेथड स्टडी देन वर्क मेजरमेंट, ट्रू है। नेक्स्ट वन 11th, मटेरियल हैंडलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। आप खुद सोच के देखो, क्या मटेरियल को हैंडल करना सेल्स प्रोसेस का पार्ट है? सर सेल तो फिनिश गुड से रिलेटेड होता है, ना कि मटेरियल से रिलेटेड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन 12, द टाइम होरिजोन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग। जब हम फोरकास्टिंग करते हैं, स्टडी नोट नंबर 2 में डिमांड फोरकास्टिंग, कहते हैं डिपेंड्स ऑन टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन साइकिल। कहते हैं जो फोरकास्टिंग का हम पीरियड डिसाइड करते हैं कि फोरकास्टिंग हम कितने पीरियड के लिए करें, 6 महीने 12 महीने के लिए, वो प्रोडक्शन के साइकिल पे डिपेंड करता है। सर ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फोरकास्टिंग का जो टाइम है वो प्रोडक्शन साइकिल पे डिपेंड करता है। आंसर इज नो, फॉल्स है। फोरकास्टिंग आप 2 साल 5 साल 10 साल के लिए कर सकते हो, अब प्रोडक्शन साइकिल थोड़ी ना 2 साल 5 साल 10 साल का हो जाएगा, वो तो शॉर्ट टर्म ही होता है। नेक्स्ट 13, रुकर प्लान इज ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान। सर यस, लेबर इंसेंटिव प्लान में हम पढ़ते हैं कि रुकर प्लान जो है वो एक ग्रुप इंसेंटिव प्लान है कि पूरे के पूरे ग्रुप के लिए इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है, देन जो इंसेंटिव होता है वो ग्रुप के मेंबर्स में आगे फर्दर एलोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन 14th, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय जॉनसन एंड बेलमैन मेथड। ये कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो जॉनसन एंड बेलमैन मेथड के द्वारा सॉल्व की जाती है। सर असाइनमेंट मेथड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जॉनसन एंड बेलमैन मेथड है। अगर आप वहां पे ध्यान से देखोगे, हंगेरियन मेथड है जिसके थ्रू हम असाइनमेंट मेथड को सॉल्व करते हैं, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। रुकर वाला सही है सर, और ये वाला फॉल्स है आपका। नेक्स्ट वन 15th, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो कहते हैं इससे इंस्पेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है मैं मशीनों का मेंटेनेंस करूं टाइमली बेसिस पे, तो वो इसलिए किया जाता है ताकि मशीन का ब्रेकडाउन कम हो। अब क्या आप अगर मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो तो उससे प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कराना बंद कर दोगे? सर आंसर इज नो, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर कर दूं, ये जो लेक्चर्स है बिट क्वेश्चंस के, ये आपके लिए केवल और केवल तभी रेलिवेंट है अगर आपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक बार पढ़ा हुआ है। क्योंकि बात मैं अगर सिंपल सी कहूं, सर ये सारे के सारे जो ट्रू फॉल्स एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग आप देख रहे हो, ये पूरे के पूरे सिलेबस के क्यूमुलेटिवली गिवन है, ना कि किसी चैप्टर वाइज। तो अगर हमने पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कवर किया हुआ है तभी और तभी हम इन वर्डिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज ये वर्डिंग्स हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को कि ये क्लासेस आपके लिए रेलेवेंट केवल तभी है जब आपने एक बार कम से कम उसको पढ़ा हुआ हो। नेक्स्ट 16th, कस्टमर सर्विस इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कस्टमर सर्विस जो है, बेटर कस्टमर सर्विस, वो हमारा एक की ऑब्जेक्टिव होता है। सर बिल्कुल होता है, इट इज ट्रू। अगर आप कस्टमर को सर्विस देने का ऑब्जेक्टिव नहीं रखोगे तो आप मार्केट में कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 17th, इन जनरल शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग विल बी मोर यूजफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। सर बिल्कुल ठीक बात है, प्रोडक्शन प्लानिंग जो होती है हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं नॉर्मली, और वो सक्सेसफुल भी होती है। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग ही प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए की जाती है और वो यूजफुल भी होती है। अगर मैं कहूं कि 5 साल के बाद क्या प्रोडक्शन हम करेंगे उसकी प्लानिंग आज कर लेते हैं, सर वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट सी सिचुएशन वाली बात होती है। क्योंकि अगर मैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद की प्लानिंग करना चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट क्या चल रहा है वो मुझे आइडिया होगा।
बट 5 साल के बाद मार्केट क्या होगा उसका आइडिया लगाना काफी मुश्किल हो जाता है सर। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 18th, जॉब इवेल्युएशन इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू ascertain द लेबर वर्थ ऑफ ए जॉब। कहते हैं जॉब इवेल्युएशन जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू ascertain द लेबर वर्थ ऑफ ए जॉब। सर बिल्कुल ठीक है। एक जॉब के लिए लेबर वर्थ मतलब एक जॉब के लिए क्या लेबर पे की जा सकती है, इसके लिए हम जॉब इवेल्युएशन करते हैं। सर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन 19th, लोड कंट्रोल is typically found whenever a particular bottleneck machine does not exist in the process of manufacturing। तो लोड कंट्रोल वहां पाया जाता है जहां पे बोटलनेक मशीन एग्जिस्ट करती है। यहां लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। जॉब इवेल्युएशन वाला ट्रू था, लिख देता हूं ट्रू है। नेक्स्ट 120th, द टर्म एस्थेटिक्स which appeals to the human sense does not add value to the product। सर एस्थेटिक जो टर्म है जो कि ह्यूमन सेंस को इंडिकेट करता है, और ह्यूमन सेंस जो होता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में एक वैल्यू एडिशन करता है। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 20 जो है दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 121, प्रोडक्शन प्लानिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन इन ए फैक्ट्री। सर बिल्कुल फैक्ट्री में करना क्या होता है अपने को, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है दिस इज एन एसेंशियल फंक्शन इन ए फैक्ट्री, ट्रू है। 22, ट्रेनिंग बूस्ट एम्प्लॉई मोरल। सर बिल्कुल एम्प्लॉई को अगर आप ट्रेनिंग दे दोगे तो उसका मोरल इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, और वो आपको प्रोडक्शन बेटर तरीके से करके देगा, ट्रू है। नेक्स्ट 23, व्हेन डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। कहते हैं जब मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में जब डिमांड ना हो, वी शुड स्टार्ट प्रोडक्शन इंसेंटिव। सर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन इंसेंटिव देकर क्या करोगे, मार्केट में डिमांड जनरेट करो ना। सर फॉल्स है, 100% फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रोडक्शन इंसेंटिव देने से मार्केट में डिमांड थोड़ी ना बढ़ जाएगी, वो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन बढ़ा के क्या करो, फॉल्स है। Next 24, a work stoppage generally reduces the cost of production। आपको अगर नहीं भी पता होगा, कभी पढ़ा भी नहीं होगा, तो भी आंसर दे दोगे। मैं कहता हूं वर्क स्टॉपेज, काम रुक गया मेरा, तो क्या मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सर काम रुक गया तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी। मान लो वर्कर ने कर दी स्ट्राइक्स, वर्कर ने कर दी स्ट्राइक्स, काम तो रुक गया, क्या इससे मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। सर नहीं, बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। वर्कर स्ट्राइक से जब आएगा उससे धड़ाधड़ मेरे को काम करवाना पड़ेगा। एक तो जो स्ट्राइक के दौरान है उसमें भी पेमेंट तो उनको करना पड़ता है, आएगा ओवर टाइम वगैरह करवाना पड़ गया प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, खर्चा बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है। काम रुकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। कई बच्चे कहते हैं सर काम रुक गया तो खर्चा तो खत्म ही हो गया, तो वो ऐसे नहीं सोचा जाता बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 25, नो हैंडलिंग इज द बेस्ट हैंडलिंग। बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में, नो हैंडलिंग इज द बेस्ट हैंडलिंग, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। हैंडलिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। सिंपल सी मैं कहूं कि भाई जस्ट इन टाइम सिस्टम हो, सिंपल सी मैं बात करूं जस्ट इन टाइम सिस्टम हो, तो जस्ट इन टाइम सिस्टम में होता क्या है, हम मटेरियल उसी टाइम पे परचेज करते हैं जब हमें प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं मटेरियल हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज द बेस्ट हैंडलिंग। सिंपल सी बात है, प्लानिंग ही इस तरीके से करो ना कि मुझे मटेरियल हैंडल ही ना करना पड़े, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग करोगे भले ही कितना भी अच्छे से करो, थोड़ा बहुत स्क्रैप, थोड़ा बहुत ऑब्सोलीट आइटम होगा ही होगा, लेकिन जस्ट इन टाइम फॉलो करेंगे तो नो हैंडलिंग, दिस इज द बेस्ट हैंडलिंग, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट सर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। नेक्स्ट 26, जॉब इवेल्युएशन इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट जॉब वर्थ। ध्यान देना, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार। पॉइंट नंबर 18 कहता है जॉब इवेल्युएशन इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू एसर्टेन द लेबर वर्थ ऑफ ए जॉब, कि एक जॉब के लिए लेबर वर्थ क्या है वो मेजर करने का एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जॉब इवेल्युएशन। सर बिल्कुल ठीक है। यहां पे कहते हैं जॉब इवेल्युएशन इज यूज्ड टू मेजर
जॉब वर्थ को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बट एब्सोल्यूट जॉब वर्थ नहीं, केवल और केवल जॉब वर्थ के लिए नहीं होता, इसके और भी काफी सारे पर्पज आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर एब्सोल्यूट जॉब वर्थ लिख दिया जाए तो ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। कई बार हम 18th और 26 को सेम समझ जाते हैं, सेम नहीं है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। 26 कहते हैं एब्सोल्यूट जॉब वर्थ, सर एब्सोल्यूट जॉब वर्थ एस्टिमेशन मेजरमेंट नहीं किया जाता यहां पे, लेबर वर्थ ऑफ द जॉब आप मेजर करने की कोशिश करते हो, बट केवल और केवल एब्सोल्यूट केवल जॉब वर्थ इज नॉट द पर्पज ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट 27, इंसेंटिव स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट विद ए व्यू टू रिड्यूस द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर एक मैनेजमेंट इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या उसका मेन पर्पज लेबर कॉस्ट कम करना होता है? सर आंसर इज नो। इंसेंटिव स्कीम के पीछे पर्पज होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, एक बूस्टअप देना है एम्प्लॉय को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर काम करके दे, ये मेन पर्पज होते हैं, ना कि लेबर की कॉस्ट को कम करना उसके पीछे पर्पज होता है। आप पहले ये 27 पढ़ के देखो, क्योंकि टोटलिटी में 81 एमसीक्यूज है, तो मैं चाह रहा हूं 3 लॉट में कर लिया जाए। तो पहले आप ये 27 पढ़ के देखो, रीड करके देखो एक बार नजर डाल के, देन हम नेक्स्ट 27 करेंगे, देन हम नेक्स्ट 27 करेंगे। एक बार रीड करके देखो। आ जाइए वापस, नेक्स्ट 28 से स्टार्ट करेंगे। 28, द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, पर्टिकुलरली द वर्क स्टडी। कहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है वो मेनली एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, पर्टिकुलरली वर्क स्टडी की वजह से होता है। तो सर बिल्कुल ठीक है, यू कैन से कि जब हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल टेक्निक्स, वर्क स्टडी वगैरह अप्लाई करते हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है। तो यू कैन से दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, 100% ट्रू। नेक्स्ट 129, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट इनकॉर्पोरेट्स ऑल 5 सिंबल्स। देखो अगर मैं इससे रिलेटेड बात करूं, आप पूरा का पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट का अपना स्टडी मटेरियल देख लो, इससे रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 5 सिंबल से रिलेटेड ऐसे कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका जो आंसर होता है वो मैं बता देता हूं आपको, ये ट्रू होता है कि ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में 5 सिंबल्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट 30, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट डील्स विद लेआउट प्रॉब्लम। सर आंसर इज नो, लेआउट प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट्स नहीं होते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 31, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस is the natural rate of working of an average operator when he works, ये टिंडर नहीं अंडर है, अंडर प्रॉपर सुपरविजन, ये तो ठीक है, बट विदाउट एनी फाइनेंशियल मोटिवेशन। कहते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होता है वो एक ऑन एन एवरेज ऑपरेटर की वर्किंग होती है अंडर प्रॉपर सुपरविजन, यहां तक तो ये ठीक था, बट विदाउट एनी फाइनेंशियल मोटिवेशन। क्या वर्कर जो काम करता है क्या उसके पीछे कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं होता? सर होता है। तो विदाउट एनी फाइनेंशियल मोटिवेशन वाला जो लाइन है ये इस स्टेटमेंट को गलत बना देती है, क्योंकि ऑफकोर्स एक वर्कर जो काम करता है वर्किंग कंडीशन में नॉर्मल ऑन एन एवरेज, फाइनेंशियल मोटिवेशन तो उसके पीछे होता है। नेक्स्ट 32, अलाउंसेज फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल।
power failure, breakdown of machines are provided for in the a standard time for an operation or job. Sir, non availability of material, power failure, breakdown of machine, these are the abnormal reasons. और abnormal reasons कभी भी स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते वक्त कंसिडर नहीं किए जाते. नॉर्मल रीजंस की वजह से जो टाइम वेस्ट होना होता है, नॉर्मल आइडल टाइम, वो कंसिडर किया जा सकता है, अब नॉर्मल नहीं किया जा सकता सर. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट 33, इट इज जस्टिफाइड to consider the effect of working condition both in work measurement and job evaluation. सर बिल्कुल ठीक है, वर्क मेजरमेंट और जॉब इवेल्युएशन दोनों में ही वर्किंग कंडीशन को कंसीडर करना और उसका इफेक्ट ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अगर खराब है तो ऑफ कोर्स उस लेबर की वर्थ, जॉब की जो लेबर वर्थ है वो बढ़ जाती है कहीं ना कहीं. तो ये जो स्टेटमेंट है 100% ट्रू है. नेक्स्ट 34, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लीड्स टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कफोर्स. क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो क्या हम वर्कर को निकाल देते हैं? सर आंसर इज नो. ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है. तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट 35, इन व्यू ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी वुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी. अगर रैपिडली टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आता जा रहा है, नई नई तरीके की मशीनरी वगैरह आती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है मार्केट में, तो क्या हम लेबर की प्रोडक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट ना करें? सर लेबर की प्रोडक्टिविटी पे तो हम हमेशा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एज ए बिजनेस हमें लेबर की प्रोडक्टिविटी पे हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, भले ही मार्केट में कितनी भी नई टेक्नोलॉजी क्यों ना आ रही हो. तो सर दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. हमें लेबर प्रोडक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है. नेक्स्ट 36, पीस वेजेस सिस्टम इज ए सब्सटीट्यूट फॉर प्रॉपर सुपरविजन. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पीस वेजेस सिस्टम अप्लाई कर देते हो कि वर्कर को पीस बेसिस पे लेबर का पेमेंट करोगे, वेजेस का पेमेंट करोगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि पीस वेजेस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दें तो सुपरविजन की जरूरत नहीं है? सर आंसर इज फॉल्स. दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. सुपरविजन की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी, अदरवाइज वर्कर प्रॉपर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं करेगा. नेक्स्ट 37, पर्सनल मैनेजर हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्टिविटी, इट इज द जॉब ऑफ टेक्निकल पर्सनल. कहते हैं जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काम है वो टेक्निकल पर्सनल का है, पर्सनल मैनेजर को उसमें कुछ भी नहीं करना होता. सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पर्सनल मैनेजर को भी टारगेट वगैरह सेट करने हो सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट 100% फॉल्स है सर. नेक्स्ट 38, रैंकिंग इज वन ऑफ द जॉब इवेल्युएशन टेक्निक. सर ये जब आप जॉब इवेल्युएशन पढ़ते हो तो वहां पे एक रैंकिंग मेथड भी आपको देखने को मिलता है. तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट 39, रिजल्ट्स अवेलेबल फ्रॉम वर्क सैंपलिंग स्टडी इज नॉट 100% एक्यूरेट. सर बिल्कुल ठीक है, आप देखो सैंपल बेसिस पे कुछ भी करो, चाहे उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा. और ये ट्रू स्टेटमेंट है, 100% रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता सर सैंपल बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लोगे तो. नेक्स्ट 40, सिंस ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज ए रैंडम फिनोमिना. बिल्कुल ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का ब्रेकडाउन एक रैंडम सिचुएशन है, कभी भी हो सकता है. इट इज इम्पॉसिबल टू डू एनी वर्क मेजरमेंट इन मेंटेनेंस एरिया. तो हम कहते हैं मेंटेनेंस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते. सर क्यों नहीं कर सकते? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर तो सकते हो. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. आप बिल्कुल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से ब्रेकडाउन को कम कर सकते हो. नेक्स्ट 41, जॉब इवेल्युएशन डज नॉट हेल्प इन परफॉर्मेंस रेटिंग. सर जॉब इवेल्युएशन परफॉर्मेंस रेटिंग में हेल्प करता है, तो ये तो फॉल्स है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेथड स्टडी एंड वैल्यू इंजीनियरिंग. सर मेथड स्टडी और वैल्यू इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग टेक्निक्स है. तो ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर, दोनों ही फॉल्स लिखे हुए हैं. नेक्स्ट 42, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट इज द मोस्ट सुटेबल रिकॉर्डिंग टेक्निक्स इन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली इंडस्ट्री. तो अगर मैं बात करूं, देखो इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है. टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट इज द मोस्ट सुटेबल रिकॉर्डिंग टेक्निक्स इन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली इंडस्ट्री. फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता दूं तो सर दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. ऐसा कोई स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं है. जब ऐसा कहीं है ही नहीं लिखा हुआ
तो सर फॉल्स है। नेक्स्ट 43, डू स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द ऑपरेटर? यस। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड टाइम सेट करती है तो उसमें हमेशा ऑपरेटर का रिलैक्सेशन अलाउ किया जाता है। जैसे भाई लंच टाइम होता है, टी टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम में हमेशा उन टाइम को कंसिडर किया जाता है। अगर मान लो मैं कहता हूं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक एक जॉब कंप्लीट होनी है, तो ऐसा नहीं है कि उस जॉब को कंप्लीट करने में 8 बजे से 3 बजे तक 7 घंटे लगने एक्चुअल में, नहीं, उसमें 7 घंटे का अगर टारगेट सेट है तो उसमें लंच टाइम वगैरह बीच में कवर किया होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते वक्त हमेशा ऑपरेटर के रिलैक्सेशन का टाइम उसमें अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट 44, इज ए लिफ्ट सेम एज एन एलिवेटर? सर यस, दोनों का काम एक ही होता है, लिफ्ट का काम भी वही है ऊपर उठाना और एलिवेटर का काम भी यही है ऊपर उठाना। ट्रू है। नेक्स्ट 45, इज द यूज ऑफ मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कंपल्सरी इन इंडिया? सर यस, इंडिया में वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम फॉलो करना मैंडेटरी है। ट्रू है। नेक्स्ट 46, कैन द शेपिंग मशीन वो मशीनें होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को शेप देने के लिए होती है, बी कंसिडर्ड एज ए वर्सेटाइल मशीन टूल? क्या हम उसको एज ए वर्सेटाइल मतलब यूनिवर्सली बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? सर आंसर इज नो, क्योंकि जो शेपिंग मशीन होती है वो केवल और केवल किसी पर्टिकुलर तरीके की शेप बनाने के लिए यूज कर सकते हो आप। वर्सेटाइल मतलब बहुत सारे पर्पस के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो सर दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 47, डज द फैक्ट्रीज एक्ट इन इंडिया अलाउ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल इंडस्ट्रीज? तो सर आंसर इज नो। ये वैसे क्वेश्चन मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे हुए हैं, बट नो का मतलब फॉल्स लिखना है, आप नो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डज द फैक्ट्रीज एक्ट इन इंडिया अलाउ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल इंडस्ट्रीज? अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट को ध्यान से पढ़ते हो, सारी की सारी इंडस्ट्रीज में तो वुमेन को रिजर्वेशन या अलाउंस नहीं है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो दिस इज द फॉल्स, एक तरीके से अलाउड नहीं है, नो। नेक्स्ट है, इज ए ब्रेक इवन एनालिसिस ए मैनेजमेंट टूल? सर यस, ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए टूल विच इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब मैनेजमेंट का टूल है। ट्रू है, टूल है, यस, यू कैन से यस। विद इंक्रीज इन लॉट साइज, अगर आप अपना लॉट साइज बढ़ाते हो बैच कॉस्टिंग, द सेटअप कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। बिल्कुल सर, लॉट साइज बढ़ जाता है तो सेटअप कॉस्ट तो पर सेटअप आनी है, तो जब उसमें लॉट साइज नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएगी तो कॉस्ट पर यूनिट, सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। वेयर इज द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस? सर बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट 50, ए स्पेशल पर्पज मशीन टूल performs only a limited number of a specialized operation with great speed and precision? सर बिल्कुल ट्रू है। अगर एक स्पेशल मशीन है किसी स्पेशल काम के लिए तो वो स्पेशल काम को करती है लेकिन काफी स्पीड के साथ करती है। ट्रू है। नेक्स्ट 51, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग? सर कैपेसिटी प्लानिंग में हम कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर पढ़ते हैं और स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर द पार्ट ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। तो सर ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर लोअर वेजेस। अगर आप किसी वर्कर को लोअर वेजेस दे रहे हो तो क्या इंसेंटिव देकर उसकी भरपाई कर रहे हो आप? सर आंसर इज नो, फॉल्स है, क्योंकि इंसेंटिव दिया जाता है अच्छे काम के लिए, ना कि इसलिए कि उसकी वेजेस कम है, चल तेरी वेजेस कम है इंसेंटिव ले ले, नहीं ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट 53, लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी डज नॉट कंसीडर अनसर्टेनिटीज। सर लीनियर प्रोग्रामिंग में हम इक्वेशंस बनाते हैं और वहां पे हम बिल्कुल अनसर्टेनिटीज कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं अगर 200 घंटे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं उनमें घंटे 200 से कम लगने चाहिए, तो हम अनसर्टेनिटी तो कंसीडर करते ही नहीं है। तो does not consider uncertainty, this is the true statement. Next 54, depending on the need the maintenance activity may be centralized or decentralized. तो ठीक है, नीड के अकॉर्डिंगली आप अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी को सेंट्रलाइज भी कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हो।
आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन नीड, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो 28 से लेकर 54 तक एक बार आप रीड करके देखो। नेक्स्ट लॉट में हम जो बचे हुए 27 है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 पार्ट्स में कर लेते हैं, एक बार आप रीड भी करके देखते रहो, बेटर रहेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 55, इन जनरल लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज मोर यूजफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। सर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जो है वो यूजफुल होती है, ना कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 56, देयर इज ए लिमिट बियॉन्ड विच लेबर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। सर बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं एक लिमिट तो होती ही है कि उसके ऊपर आप कहो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा ले। भाई एक वर्कर ने 1 घंटे में पहले 10 यूनिट बनाता था, फिर उसने 12 बनानी शुरू कर दी, 15 बनानी शुरू कर दी, कहीं तो लिमिट होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता रहेगा और अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट बनाता रहेगा। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट कि कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है जिसके बियॉन्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ स्टैंड बाई मशीन। सर अगर आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहे हो, मतलब मशीन खराब होगी उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उसके लिए स्टैंड बाई मशीन होनी चाहिए ताकि आपका प्रोडक्शन ना रुके। ये कह रहे हैं डज नॉट, तो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, चाहिए होती है अपने को। नेक्स्ट 58, एक्टिविटी सैंपलिंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ जॉब इवेल्युएशन। आपने जॉब इवेल्युएशन टेक्निक्स पढ़ी हुई है, क्या आपने उसमें एक्टिविटी सैंपलिंग भी पढ़ा? सर नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कहता है नॉट ए टेक्निक ऑफ जॉब इवेल्युएशन। सर बिल्कुल ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट 59, ए गुड प्लांट लेआउट इज वन ऑफ द फैक्टर इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। सर बिल्कुल ठीक है, अगर प्लांट का लेआउट अच्छा होगा तो आप लेबर का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर पाओगे। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 60, the primary concern of production planning and control is the delivery of product to customer or to inventory stock according to some predetermined schedule। कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी दे सकें और जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, एक शेड्यूल बना रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉक मेंटेन कर सके। सर बिल्कुल होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ये पर्पस कि हम कस्टमर को टाइमली डिलीवरी दे सके एज पर शेड्यूल, और साथ में जो स्टॉक मेंटेन करने का हमने टारगेट सेट किया हुआ है वो भी हम करें। ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 161, कैपेसिटी रेफर टू द मिनिमम लोड ऑन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। जब हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी ये है,
तो क्या वो मिनिमम लोड को इंडिकेट करता है? सर आंसर इज नो, वो मैक्सिमम लोड को इंडिकेट करता है, तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 62, जॉब शॉप प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन ए वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज डिजायर्ड इन हाई वॉल्यूम। सर नहीं, कंटिन्यूअस होती है जिसमें हाईली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं, हाई वॉल्यूम में बनते हैं। जॉब शॉप में तो हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम्स में होते हैं, तो सर ये फॉल्स है। नेक्स्ट 63, द प्रोडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड टू अचीव ए गिवन आउटपुट। सर बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए क्या इनपुट लगेगा, दिस इंडिकेट द प्रोडक्टिविटी। इनपुट आउटपुट रेशियो जब आप मेजर कर रहे हो तो दिस इज द प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। नेक्स्ट 64, one of the limitation of Gantt chart is that it does not clearly indicate the details regarding progress of the activity। सर ये ट्रू है, गांट चार्ट के अंदर आपको प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज की डिटेल फाइंड आउट नहीं होती है, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 165, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंश्योर्स ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर। सर बिल्कुल ठीक है, अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो, मतलब टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वर्कर को एक सेफ्टी मिलती है कि हाँ मेंटेनेंस हुआ है, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा और मुझे चोट वगैरह लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, तो ट्रू है। नेक्स्ट 166, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूजफुल टू सर्व द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग द इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। सर ठीक है, बिल्कुल आपको इन्वेंट्री की क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए एस्टिमेशन अगर आप कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इसके लिए यूजफुल होती है, नो डाउट बिल्कुल होती है। नेक्स्ट 67, द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट हैज मेनी पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी विद द ह्यूमन लाइफ साइकिल। सर बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन लाइफ साइकिल की ही तरह होती है। जैसे लाइफ साइकिल में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है, वैसे ही एक ह्यूमन लाइफ भी होती है। एक इन्फेंट बच्चा होता है, देन वो ग्रो करता है, मैच्योरिटी हासिल करता है और देन फाइनली उसकी डेथ होती है, तो ट्रू है। नेक्स्ट 68, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज टू बेसिक पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट सेट आप कह सकते हो। सर एलपी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इसका आंसर पता है कि ये 100% ट्रू है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और एक कांस्टेंट सेट्स होते हैं। कांस्टेंट सेट मतलब लिमिटेशन सेट की इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट 69, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज टू वर्क आउट द आउटपुट पर मशीन आवर। सर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि मोस्ट वाइडली इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आउटपुट पर मशीन आवर हम यूज करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं कहता हूं भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी कम है और लेबर मैनुअल काम ज्यादा होता है, तो वहां पे आप आउटपुट पर मशीन आवर से प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर कर सकते हो, तो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 70, PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक is designed for repetitive project whereas CPM is suitable for non repetitive project। तो सर ये है फॉल्स स्टेटमेंट, उल्टा लिखा हुआ है। PERT जो है वो नॉन रेपिटेटिव के लिए होता है जबकि CPM रेपिटेटिव के लिए होता है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 71, wear and obsolescence are two main causes for replacement of machinery in every aspect of life। सर बिल्कुल, wear and obsolescence का मतलब होता है, wear and tear का मतलब होता है टूट फूट, ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाना और पुरानी ऑब्सोलीट हो जाना। कहते हैं ये दो मेन कारण होते हैं किसी भी मशीनरी को रिप्लेस करने के, पुरानी हटाकर नई लाने के। सर बिल्कुल होते हैं, इट इज द ट्रू। नेक्स्ट 72, रिपीटेशन है, ये पहले भी आ चुका है ऊपर। ए वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर फॉल्स है, काम रुकने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट 73, ये भी सर रिपीटेशन है। डिपेंडिंग ऑन द नीड मेंटेनेंस एक्टिविटी में बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सर बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 74, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज मैट्रिक्स लेआउट। सर नो, आंसर इज नो, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए मैट्रिक्स लेआउट इज नॉट द मोस्ट सुटेबल
लेआउट, फॉल्स है। नेक्स्ट 75, एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज प्रोडक्शन। सर ये हमने एमसीक्यू में क्वेश्चन देखा था कि जब हम रॉ मटेरियल पे एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करके उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो प्रोडक्शन कहलाता है, ट्रू है। नेक्स्ट 76, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस डज नॉट रिक्वायर, ये सर रिपीटेशन ऊपर अभी आया था, फॉल्स है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आप कर रहे हो तो आपको स्टैंड बाय मशीन्स की जरूरत होती है, जबकि यहां पे नहीं होती लिखा हुआ है, फॉल्स है। नेक्स्ट 77, द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड एमआरपी इन द टर्म एमआरपी 2 इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सर फॉल्स है, एमआरपी 1 जो होता है वो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, जो एमआरपी 2 है उसमें तो एमआरपी की फुल फॉर्म है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट 78, क्यू डिसिप्लिन्स रेफर टू द ऑर्डर इन विच कस्टमर आर प्रोसेस। सर बिल्कुल ठीक है, क्यू डिसिप्लिन जो है वो बताता है कि किस ऑर्डर में हमें कस्टमर्स को प्रोसेस करना है, किसका नंबर पहला है किसका बाद में है। सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 79, ISO स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 4 years एंड रिवाइज्ड इट इफ नीडेड। सर थियोरिटिकली अगर मैं बात करूं तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, 5 साल से रिव्यू होते हैं, 5 साल से रिव्यू होते हैं और जरूरत पड़ती है तो रिवाइज करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट 80, द CPM हैज द एडवांटेज ऑफ डिक्रीजिंग कंप्लीशन टाइम बाय प्रोबेबली स्पेंडिंग मोर मनी। कर सकते हो सर, क्रिटिकल पाथ मेथड में जब हम क्रैशिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं इतना खर्चा लगा कि हम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है। और लास्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इज 81, द रोटेबल स्पेयर्स आर द स्पेयर पार्ट्स which are required regularly and in substantial number। सर रेगुलरली जो हमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है वो रोटेबल नहीं होते, वो रेगुलर स्पेयर्स होते हैं जिनकी हमें सब्सटेंशियल जरूरत भी होती है। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो दीज आर द 81 एमसीक्यूज, जो कि वो एमसीक्यू नहीं, ट्रू फॉल्स, विच आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट ओनली। एसएम के अलग से गिवन है, ध्यान देना, एसएम के अलग से गिवन है, ये केवल और केवल आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। एक बार आप 55 से 81 तक रीड करके देख लीजिए। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स हमने कंप्लीट कर लिए।
इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम पार्ट्स बेसिस पे कर रहे हैं। इससे क्या है, आपको भी रिवीजन में हेल्प मिलती है, सारी चीजें एक साथ मिक्सअप भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पार्ट वाइज चीजों को करना हमेशा बेनिफिशियल होता है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो हमेशा उसको पार्ट्स में सीखो, ना कि एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ डालोगे। फर्स्ट टाइम में आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हीं चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो आपको हमेशा उसका ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करेंगे। फिर से कहूंगा, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीएमए वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए, हमारा मोटिवेशन बना रहता है इससे। और फ्री टेस्ट सीरीज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।